हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का प्रैक्टिस सेट होगा। डिपेंड इससे पहले हम इंडियन इकोनॉमी के 8-9 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। डिपेंड अगर किसी ने वो ना देखे हों तो इंडियन इकोनॉमी के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। डिपेंड्स और ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट नंबर होगा आई थिंक 10वां। डिपेंड और इसमें हम क्या देखेंगे, भारतीय संचार और जो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। डिपेंड्स संचार और यातायात को देखेंगे और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 95+ क्वेश्चन है। डिपेंड्स तो आप लास्ट तक बने रहना। और A1 क्वालिटी का डिपेंड बेसिक से लेकर एकदम ऊपर तक लेकर जाऊंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हज़ारों बार एग्जाम में पूछा हुआ होगा। डिपेंड्स भारत में रेलवे का विकास किस वर्ष हुआ था, या फिर भारत में पहली रेल कब चली थी। डिपेंड तो ये चली थी 1853। डिपेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिपेंड अगर ये पूछ रहे भारत में रेलवे तंत्र की स्थापना या फिर पहली रेल कब चली थी, तो ये 1853 में चली थी। डिपेंड अगर ये पूछ ले किसके कार्यकाल में चली थी, तो ये सब मैंने हिस्ट्री में डिटेल में कराया हुआ है। तो वो चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। डिपेंड लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। और ये पूछ ले कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से, डिपेंड मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। डिपेंड 17 किलोमीटर आई थिंक लगभग चली थी। तो चलिए देखते हैं। डिपेंड पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखिए, ये देखिए डिपेंड एकदम डीप लेवल, डिपेंड बेसिक से एकदम डीप लेवल तक जाएंगे और यहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है। डिपेंड भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था, तो ये देखिए कहाँ हुआ था, तो ये मुंबई और ठाणे के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। डिपेंड आगे चलिए, भारतीय डिपेंड यहाँ पूछा है भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा हुआ है, तो ये भारतीय रेलवे को 17 जोनों। डिपेंड अब 18 जोन हो गए हैं। डिपेंड बट पूरा पहले से 17। डिपेंड लेकिन पहले भी याद रखो 17, बट अब 18वां एक नया बनाया है। डिपेंड तो 17 जोन है, बट करंट में 18। डिपेंड अगर ये अब क्वेश्चन आजकल पूछा जाए तो आप 18 पर क्लिक करेंगे। डिपेंड क्योंकि पहले 17 थे, तो आपको पुराना डाटा भी याद होना चाहिए, क्या पता वो पुराना ही पूछ ले। डिपेंड तो चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। डिपेंड भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है, तो भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज भी होता है, मीटर गेज और नैरो गेज। तो ऑप्शन नंबर डी। डिपेंड ये सारे ही करती है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। डिपेंड आगे चलिए, एशिया में, डिपेंड एशिया में भारतीय रेलवे का प्रथम स्थान है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिपेंड एशिया के अंदर तो अपना नंबर आता है पहला रेलवे का। डिपेंड और वर्ल्ड वाइड की बात करूँ, डिपेंड यानी कि पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो अपना नंबर आता है चौथे नंबर पर। डिपेंड रेलवे का, भारतीय रेलवे का, समझ गए होंगे। आगे देखिए, ये देखिए आ गया क्वेश्चन विश्व के अकॉर्डिंग। डिपेंड विश्व में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है, तो ये चौथे नंबर पर आती है। डिपेंड आगे चलिए, जो भारतीय रेलवे है, डिपेंड भारतीय रेलवे है तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से कमाती है। डिपेंड तो जो भारतीय रेलवे है सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त करती है, तो ये जो माल ढोया जाता है ना इधर से उधर, डिपेंड ये मालगाड़ियाँ जाती हैं। डिपेंड तो माल ढुलाई से सबसे ज़्यादा इनकम होती है रेलवे वालों को। आगे चलिए, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शताब्दी वर्ष को संबोधित करता है। डिपेंड तो ये शताब्दी जो रेलवे लाइन है, डिपेंड रेलवे लाइन है या फिर जो शताब्दी रेलगाड़ी है, तो उसका नाम जवाहरलाल नेहरू की शतवार्षिक संबोधन को इंडिकेट करती है। डिपेंड्स या फिर सिंपल वे में याद रखो, जो शताब्दी एक्सप्रेस है डिपेंड तो उसका नाम जवाहरलाल नेहरू के ऊपर रखा गया है। डिपेंड्स ऐसे याद रख सकते हो आप। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। डिपेंड्स कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है, तो ये रोहा को मैंगलोर से जोड़ता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा है। डिपेंड्स और एक बात और बता दूं, अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लग रही हो, डिपेंड जो कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो 1.50 पर डिपेंड या फिर 1.75 पे देखना और 480 पिक्सल पे देखना, A1 क्वालिटी का डाटा दिखाई देगा। डिपेंड्स अगला देखिए, विश्व में सबसे लंबा प्लेटफार्म है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है। डिपेंड्स आगे चलिए, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित राज्यों में कौन रेल से वंचित है। डिपेंड तो सिक्किम में कोई रेलवे सेवा का डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी तक। आगे देखिए, विश्व में सबसे तेज़ रेलगाड़ी चलाने का श्रेय तो ये चीन को है। डिपेंड चीन की जो बुलेट ट्रेन है वो सबसे तेज़ है। डिपेंड आगे चलिए, कोंकण रेलवे नहीं जोड़ता, तो ये बेलगांव को नहीं जोड़ता, और ये बेलगांव कहाँ पड़ता है, तो ये बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। डिपेंड साथ साथ में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, तो हम उसमें गांधी वगैरह को देख रहे हैं। तो गांधी का जो एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, डिपेंड कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1924 में, गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और वो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। डिपेंड तो ऐसे याद रखना। आगे चलते हैं, डिपेंड्स बिना आराम करने वाली, डिपेंड बिना आराम करने वाली या फिर बिना रुकने वाली
वातानुकूलन ठिकान या फिर एसी गाड़ी। दुरंतो निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलती है? तो दुरंतो चलती है सियाह ठिकान सियाह लद्दाख और नई दिल्ली के बीच में ठिकान। ये एयर कंडीशनर गाड़ी है, नाम है उसका दुरंतो। तो दुरंतो चलती है सियाह दहल और नई दिल्ली के बीच में ठिकान। आगे चलते हैं ठिकान। रेल ठिकान रेल किराए भाड़े का सुझाव के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी नंदू ठिकान नंजू नदप्पा समिति ठिकान नंजू नदप्पा समिति बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए ठिकान। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो समझौता एक्सप्रेस थी ठिकान, तो वो कहाँ से चलती थी? तो वो चलती थी अटारी और लाहौर के बीच में ठिकान। लेकिन अब ये बंद कर दी गई है क्योंकि अपना पाकिस्तान के साथ 36 का आंकड़ा है ठिकान, इसलिए अब अपनी बंद कर दी गई ये रेलगाड़ी ठिकान। क्योंकि अब अपनी मैत्री किसके साथ है ठिकान? तो मैत्री एक्सप्रेस किसके साथ चलती है? तो अपनी दोस्ती अब बांग्लादेश के साथ ठिकान। तो ये मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश ठिकान। आगे चलिए, पैनल ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी दक्कन ठिकान। पैनल ऑन व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी दक्कन ICD मुख्यतः किस राज्य में चलती है? तो ये चलती है महाराष्ट्र में ठिकान। ये चलती है महाराष्ट्र यानी कि मुंबई वगैरह में ठिकान। आगे चलिए, भारत में ठिकान रेल मंत्रालय बुलेट चलाने की तैयारी कर रहा है, बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है ठिकान। तो यानी कि जो भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलेगी ठिकान, ऐसे याद रखना। आगे देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? हुगली ठिकान हावड़ा में हुगली के मध्य ठिकान। हावड़ा और हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये 16 अगस्त 1854 को चली थी ठिकान। याद रखना ये डेट, 16 अगस्त 1854 ठिकान। अगर ये पूछ ले भारत में सबसे पहली रेल चली थी तो 1853 ठिकान, और आई थिंक वो 13 अप्रैल का दिन था ठिकान। तो चलिए ठिकान, लेकिन यहाँ से डीप में UPPSS में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ठिकान। भारत में पहली रेल चली थी 1853 में, ये याद रखना ठिकान। लेकिन UPPSS में डीप में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो भारत में पहली रेल चली थी 1853 में, वो को कौन सी कंपनी ने बनाया था या फिर उसका ट्रैक कौन सी कंपनी ने बिछाया था? तो वो कोई बता सकता है? तो वो कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ठिकान। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी थी, तो उन्होंने भारत में जो रेल की पटरी बिछाने का काम किया था, जिस पर 1853 में रेल चली थी ठिकान। ये डीप का क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी डीप में एक बार क्वेश्चन पूछ लेता कई बार ठिकान कि भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास किस वायसराय के काल में हुआ? तो कोई बता सकता है ठिकान। लेकिन अगर ऑप्शन में है वो लॉर्ड डलहौजी ठिकान, और एक ऑप्शन में वो लॉर्ड कर्जन ठिकान। तो जिन लोगों ने डीप में नहीं पढ़ा है ठिकान, तो वो लोग सोचते हैं कि 1853 में पहली रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में, तो वो लॉर्ड डलहौजी को टिक करके आ जाते हैं ठिकान। लेकिन जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था लॉर्ड डलहौजी वाला ठिकान, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि जो अपने देश में पहली रेल चली थी 1853 में, और जो उस टाइम वायसराय था लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लगभग 4000 किलोमीटर में रेल की पटरियाँ बिछाई थी ठिकान। लेकिन क्वेश्चन आजकल थोड़ा डीप में ये पूछ लेता कि किस वायसराय के काल में सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। जब लॉर्ड कर्जन था तो उस टाइम 28,000 किलोमीटर में रेल की पटरियाँ बिछाई गई थी ठिकान। झंडूबाम डलहौजी के कार्यकाल में 4000 किलोमीटर पटरियाँ बिछाई गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास हुआ था किसके काल में? तो इसका नाम है लॉर्ड कर्जन के काल में 28,000 वर्ग किलोमीटर पटरियाँ बिछाई गई थी। तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास हुआ था ठिकान। समझ गए होंगे, आजकल क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं, तो इसीलिए मैं डीप में पढ़ा रहा हूँ एकदम ठिकान। अगर कोई नया स्टूडेंट वगैरह हो और UPPSS वगैरह की तैयारी कर रहा हो ठिकान, तो आप मेरी हिस्ट्री की वीडियो जाके देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगी, एंसेंट हिस्ट्री अब हमारी क्या कहते हैं मिडेवल हिस्ट्री कंप्लीट होगी, एंसेंट हिस्ट्री अब हमारी मिडेवल हिस्ट्री लगभग आधी होगी है ठिकान। तो आप वहाँ जाके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आगे देखिए ठिकान, आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सबसे ज़्यादा यात्रियों को ले जाता है या फिर सबसे ज़्यादा यात्री ट्रैवल करते हैं ठिकान एक वर्ष में? तो वो है भारतीय रेलवे ठिकान। भारतीय रेलवे सबसे ज़्यादा एक वर्ष में यात्रियों को लेकर जाता है ठिकान, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठिकान भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे जोनों के आंचल मुख्यालय है ठिकान? कलकत्ता में भी है और मुंबई में ठिकान। कलकत्ता और मुंबई में भारत के एक रेलवे जोन से अधिक का मुख्यालय है ठिकान। आगे देखिए, अब ये होगी है किसकी बात? अब हमने बात कर ली है रेलवे की ठिकान। अब थोड़ा सड़क वगैरह पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में ठिकान
भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना परसेंट है, ठीक है। तो जो भारत के यात्री वगैरह ट्रैवल करते हैं तो सड़क का उसमें परसेंटेज है 85, ठीक है, 85% है। आगे देखिए चौथा नंबर क्या कहता है, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, ठीक है। समझ रहे होंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, डिफरेंस क्लियर करिए। डिफरेंस यहाँ पर पूछा है भारत में यात्री यातायात का सड़क यातायात का कितना हिस्सा है, तो यहाँ पर सड़क यातायात का है 85% हिस्सा। लेकिन यहाँ पूछा है भारत का जो 40% सड़क परिवहन होता है तो 40% होता है राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा, ठीक है। और क्या बताऊँ, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कोई बता सकता कितनी है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई वगैरह है, ठीक है, तो ये 1.40, ठीक है, 1.40 लाख वर्ग किलोमीटर वगैरह हो गई है, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल सड़क का आवागमन का 40% यात्रा होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क की मार्ग का कितना है, तो ये 2% है, ठीक है। समझ गए होंगे, दोबारा देख लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा क्लिष्ट क्वेश्चन है बट आप थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई का आवागमन 40% यातायात होता है, ठीक है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल देश की सड़क की लंबाई का कितना परसेंट है, तो यह है 2%, ठीक है, ठीक है। 100% में से 2% हिस्सा आता है राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। भारत में क्या बोल रहा हूँ, भारत में राज्यों में सड़क मार्गों की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लंबाई वगैरह है महाराष्ट्र में, ठीक है। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र का नाम आता है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल बिछा हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है। समझ गए होंगे, कई बार पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन ग्रुप CD में। आगे देखिए पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। माल जो ढुलाई वगैरह होती है तो सड़क से भी अब ज़्यादा ढुलाई हो रही है, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज में मार्ग में कौन सा शहर नहीं पड़ता, ठीक है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चल रही है तो ये लखनऊ, ठीक है, लखनऊ नहीं पड़ता इस योजना के अंतर्गत। और क्या बताऊँ, ठीक है, ये बेलगांव नहीं पड़ता, और क्या कहते हैं, और एक जयपुर क्या बोल रहा हूँ, राजस्थान का एक ज़िला है जबलपुर, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। फ्रेंड्स इनको याद रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग की जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चल रही है अपने देश में, तो लखनऊ नहीं आता उसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत, ठीक है, लखनऊ नहीं आता। और क्या कहते हैं, ये कर्नाटक का बेलगांव नहीं आता, और एक है क्या कहते हैं मध्य प्रदेश का जिला है शायद जबलपुर, ठीक है, तो जबलपुर भी इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो चलिए आगे, ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत नहीं आता, तो ये जबलपुर नहीं आता, ठीक है, समझ गए हो गए। आगे चलिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, कई बार एग्जाम में पूछा है। नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तो ये नेशनल हाईवे नंबर 7, ठीक है। आगे चलिए, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना आपस में जोड़ती है तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, इस पर लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, खासकर यूपी PCS में सीधा फैक्ट के रूप में पूछता है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत हुई थी सन 2000 से, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों की, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से सबसे अधिक लंबाई किसकी है, तो ये है गुजरात से जो हजीराबाद का जो राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ता है ये सबसे लंबा है, ठीक है। आगे चलिए, स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, ठीक है, तो ये देख लीजिए, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों के द्रुतगामी 4 लेन वाले राजमार्गों को जोड़ने की परियोजना है, ठीक है। जो भारत के 4 महानगर हैं, ठीक है, तो उसके द्रुतगामी 4, ठीक है, जो 4 लेन बनती है ना, ऐसे इतनी चौड़ी सी सड़क बनती है 1 लेन 2 लेन वाली, ठीक है, तो ये 4 लेन से जोड़ने की परियोजना है 4 महानगरों को, ठीक है। इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है, पहले नंबर पर है अमेरिका, ठीक है। आगे चलिए, भारत में सड़कों का जाल, ठीक है, भारत में सड़कों की जाल की कुल लंबाई का कितना % है, ठीक है, तो यह है 48.1,
65 लाख वर्ग किलोमीटर डिपेंड। बट अब हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई है 2020-21 की डिपेंड, तो उसमें ये बढ़कर कितना हो गया ये डिपेंड। ये 18-19 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग ये डाटा बनाया हुआ है डिपेंड। क्या बता पुराना ही पूछ ले तो आपको पुराना ज़रूर याद होना चाहिए डिपेंड। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो मैं बोल के बता रहा हूँ, आप याद कर लेना उसको डिपेंड। ये हो गया 62 पॉइंट डिपेंड, 62 पॉइंट कुछ समथिंग है, 37 समथिंग डिपेंड। तो ये 62.37 लाख किलोमीटर हो गया डिपेंड। ऐसे याद रखना, ये 2021-22 के अकॉर्डिंग है 62.37 लाख वर्ग किलोमीटर। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, और ये जो 2019-20 की रिपोर्ट आई थी तो उसमें था 48.65 लाख डिपेंड। तो ये दोनों ही याद आपको होने चाहिए, क्या पता लेटेस्ट ना पूछे पुराना पूछ ले डिपेंड्स। तो हर तरीके से तैयार रहना है हमको। आगे चलिए, उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व गलियारा डिपेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इलाहाबाद के झांसी में मिलते हैं, और ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर या फिर गलियारा कहाँ पर मिलते हैं, तो इलाहाबाद के झांसी में डिपेंड्स। और इस झांसी को देखकर मुझे एक बात याद आ रही जो कि यूपीपीसीएस में कई बार पूछा कि भारत का साग बाजी डिपेंड, साग बाजी या फिर चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये है डिपेंड्स साग बाजी नहीं, चारा अनुसंधान केंद्र। तो भारत में चारा अनुसंधान केंद्र है झांसी में डिपेंड। साग बाजी अनुसंधान केंद्र है वाराणसी में डिपेंड्स। और दाल अनुसंधान केंद्र है लखनऊ वगैरह में डिपेंड्स। लखनऊ नहीं, कानपुर, लखनऊ में है ड्रग्स डिपेंड। औषधि वगैरह का जो भी है वो हम बाद में देखेंगे जब यूपी की करंट अफेयर या फिर जीके पढ़ेंगे डिपेंड्स। यहाँ चल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के तहत डिपेंड। तो ज़्यादा मैं डीप में ले जाना चाहता। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की परियोजना है, तो अभी ऊपर बताया 4 महानगर डिपेंड। आगे देखिए, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है डिपेंड। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने राज्यों की राजधानी को जोड़ा जाएगा, तो ये 16 राजधानियों को कनेक्ट करेगा डिपेंड। आगे देखिए, ये इवन क्वालिटी का क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिपेंड। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास पर परियोजना के अंतर्गत निम्न में से किन स्थानों पर निम्न डिपेंड, यहाँ पर दोबारा देखते हैं डिपेंड। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए डिपेंड। तो चलिए देखते हैं, बेलगांव डिपेंड, बेलगांव और नेल्लोर ये स्वर्ण चतुर्भुज योजना पर स्थित है डिपेंड। और दूसरा देखिए, बड़ौदा और झांसी डिपेंड, बड़ौदा और झांसी पश्चिम पूर्व गलियारे पर स्थित है। और तीसरा देखिए, अम्बाला और कानपुर उत्तर दक्षिण डिपेंड, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर स्थित है। तो यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है डिपेंड। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए डिपेंड, ऑप्शन नंबर ए ही सही है डिपेंड। जो ये बेलगांव है डिपेंड, बेलगांव और नेल्लोर स्वर्ण चतुर्भुज योजना पर स्थित है डिपेंड। डिपेंड से याद रखना, अभी मैंने ऊपर शायद बता दिया ये बेलगांव नहीं है, ये स्वर्ण चतुर्भुज योजना के तहत डिपेंड। तो ये भी पड़ता है, शायद मैंने जल्दी में बेलगांव को भी इससे बाहर कर दिया डिपेंड। यानी कि जो जबलपुर है डिपेंड, जबलपुर और क्या कहते हैं लखनऊ वगैरह नहीं पड़ता, ये जो बेलगांव है जहाँ पर गांधी जी का अधिवेशन हुआ था, तो ये स्वर्ण चतुर्भुज योजना को टच करता है डिपेंड। डिपेंड इस स्वर्ण चतुर्भुज योजना पर स्थित है डिपेंड। तो ये बता दिया, इसके लिए सॉरी डिपेंड। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाओ। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है डिपेंड। तो ये कुल लंबाई ये 2018-19 की रिपोर्ट थी, तो उस टाइम थी ये 175 डिपेंड इसकी कुल लंबाई थी। लेकिन जो 21-22 की जो रिपोर्ट आई है डिपेंड उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, जो अभी मैंने बताया था ना 1.40 लाख डिपेंड, 1.40 लाख वर्ग किलोमीटर हो गई है डिपेंड इसकी लंबाई। ये 2021-22 की रिपोर्ट आई है डिपेंड, उसके अकॉर्डिंग है ये डिपेंड। अगर 2018-19 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पुराना डाटा है, इसको याद रखना डिपेंड। और 21-22 की जो रिपोर्ट आई है तो ये हो गई है 1,40,000 डिपेंड, 1.40 लाख वर्ग किलोमीटर डिपेंड, जो मैंने बता दिया ऊपर। आगे देखिए, देश की डिपेंड, देश में राष्ट्रीय सड़क नीति कब बनाई गई थी, तो 1997 में डिपेंड। आगे देखिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज योजना कहाँ से गुजरता है, तो ये देखिए कहाँ से गुजरेगा, ये बड़ौदा, पुणे, विशाखापट्टनम और वाराणसी डिपेंड। आगे देखिए, खुली आकाश नीति क्या है, तो नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई योजना है डिपेंड। तो इसको याद रखना डिपेंड, खुली आकाश नीति का क्या है डिपेंड। तो ये निर्यात को बढ़ाने के लिए एक योजना स्टार्ट की है, इतना याद रखना। आगे देखिए, 1990 डिपेंड, 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा
किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई, तो निजी क्षेत्र की ये सेवा थी। ठीक है, निजी क्षेत्र द्वारा जो एयर टैक्सी उपलब्ध कराई गई थी कब, तो 1990 में। ठीक है, इतना याद रखना। और ये निजी प्राइवेट कंपनी की थी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस हवाई अड्डे के मार्ग से 94-95। ठीक है, किस हवाई अड्डे के मार्ग से 1994-95 के दौरान सबसे ज़्यादा, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आया था। ठीक है, सिंपल वे में समझिए, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1994-95 में ऐसा कौन सा हवाई अड्डा था जहाँ पर देश का सबसे ज़्यादा स्वर्ण आयात होता था। ठीक है, स्वर्ण उत्पादन, ठीक है, स्वर्ण आयात होता था, यानी कि सबसे ज़्यादा सोना जो बाहर से मंगाया जाता था। इसी के कारण इस हवाई अड्डे को स्वर्ण द्वार कहा जाता था। तो ऐसा अड्डा था ये कोंजीकोड का। ठीक है, कोंजीकोड हवाई अड्डा था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वर्ण आयात होता था। ठीक है, तो इसी कारण इसको स्वर्ण द्वार कहा जाता है। ठीक है, समझ गए हो गया। आगे चलिए, इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी कौन सी है, तो इंडियन एयरलाइंस एयर। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी कौन सी है, तो ये एयरलाइंस एयर। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विमानपत्तन पूरी तरह और सख्ती से चलित विश्व का प्रथम विमानपत्तन था। ठीक है, तो बताइए कौन था ये। फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है कौन सा विमानपत्तन पूरी तरह से सख्ती से यानी कि बिजली से चलने वाला विश्व का सबसे प्रथम विमानपत्तन था, तो ये था कोची। ठीक है, कोची अंतर्राष्ट्रीय जो विमानपत्तन लिमिटेड है। ठीक है, तो ये पूरी तरह मतलब बिजली से चलने वाला बन गया। ठीक है, आगे देखिए, स्वदेश निर्मित। ठीक है, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है, तो यह है सारस। ठीक है, आगे देखिए, और इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं आप। ठीक है, सेवन क्वालिटी का डाटा देखने के लिए। आगे चलिए, दिसंबर 2003 में एयर इंडिया ने किस देश के लिए नियमित रूप से सेवा आरंभ की थी, तो ये चाइना के लिए। ठीक है, चीन जाने के लिए। आगे देखिए, भारत में निजी विमान कंपनी ने सर्वप्रथम किस देश के लिए, ठीक है, किस देश के लिए सेवा आरंभ की थी, तो श्रीलंका। ठीक है, डिफरेंस क्लियर कर लेना। ठीक है, डिफरेंस क्लियर कर लो। यहाँ पर पूछा भारत की निजी विमान कंपनियों ने, ठीक है, भारत की जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो इनकी एयरलाइंस वगैरह है, तो वो सबसे पहले श्रीलंका के लिए उन्होंने उड़ान आरंभ की थी। और ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, दिसंबर 2003 में एयर इंडिया ने, ठीक है, एयर इंडिया ने किस देश के लिए नियमित सेवा आरंभ की थी, उड़ान सेवा, तो चीन के लिए। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये 1 अगस्त 1953। ठीक है, आगे चलिए, नागरिक विमान एयरबस। ठीक है, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी, ठीक है, तो ये फ्रांस की थी। आगे देखिए, भारत में, ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा जलमार्ग की तरफ। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है, तो ये 6 है। ठीक है, आगे चलिए, ठीक है, भारत में सबसे बड़े बंदरगाह कितने हैं, तो ये 30 हैं। क्या बोल रहा हूँ, 13 है। ठीक है, बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। अगर छोटे बंदरगाह पूछ ले तो 200। ठीक है, आगे चलिए, रासायनिक उत्पादनों के आयात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये दहेज में। ठीक है, आगे चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था और इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता कि एन्नोर बंदरगाह कहाँ है, तो ये चेन्नई में है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, एन्नोर बंदरगाह का विकास बंदरगाह के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया था। ये चेन्नई बंदरगाह पर दबाव बढ़ रहा था, उसके कारण इसको हेल्पिंग के रूप में या फिर छोटे बंदरगाह के रूप में दबाव कम करने के लिए चेन्नई में विकसित किया गया था। ठीक है, समझ गए हुए। आगे चलिए, किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु, ठीक है, यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो ये है पारादीप। ठीक है, अगर ये पूछ ले पारादीप कहाँ है, तो ये पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, एन्नोर है कहाँ पर, चेन्नई में। ठीक है, और विशाखापट्टनम तो आप जानते ही होंगे, सबसे गहरा बंदरगाह है इंडिया का। ठीक है, आगे चलिए, बैलाडीला से प्राप्त होने वाला लोहा किस बंदरगाह पर निर्यात होता है, विशाखापट्टनम। ठीक है, आगे चलिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है, तो ये मुंबई में है। ठीक है, और मुंबई सबसे बड़ा भारत का बंदरगाह है, ये देखिए क्वेश्चन। ठीक है, सबसे बड़ा मुंबई का है। ठीक है, आगे चलिए, कोची बंदरगाह। ठीक है, तो ये मालाबार तट पर पड़ता है। ठीक है, आगे चलिए, पारादीप तो ये बता दिया है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है, तो ये कोलकाता और विशाखापट्टनम। ठीक है,
ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट चल रहे हैं। डिफेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे चलिए, भारत में सूती वस्त्र और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो मुंबई से। डिफेंस, और मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। डिफेंस, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डिफेंस, तो चलिए देखिए, ये बताया ना, मरमुगाओ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये गलत है। मुंबई है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। डिफेंस, आगे देख लीजिए, जो सही है उनको देखते हैं। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, जो कि कई बार पूछा है। डिफेंस, ये बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ। डिफेंस, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, कई बार पूछा है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। डिफेंस, ये भी कई बार पूछा है। और कांडला कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। डिफेंस, और चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है अपने देश का, और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। डिफेंस, आगे देखिए, ये देखिए आ ही गया, कृत्रिम बहुताश्रय कौन था? तो ये चेन्नई है। डिफेंस, आगे देखिए, देश का सबसे गहरा बंदरगाह, तो ये कई बार बता दिया, विशाखापट्टनम है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा है। डिफेंस, कोझिकोड बंदरगाह, तो ये केरल में पड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफेंस, उड़ीसा में पारादीप, क्या बोल रहा हूँ, उड़ीसा में पारादीप है। और तमिलनाडु में चेन्नई या फिर एन्नोर। डिफेंस, पारादीप उड़ीसा में। डिफेंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, उत्तर दक्षिण की ओर। डिफेंस, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आते हुए इन बंदरगाहों को सही क्रम में लगाना है। डिफेंस, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। डिफेंस, तो चलिए देखिए, उत्तर में पहले आएगा पारादीप, जो कि उड़ीसा में, फिर विशाखापट्टनम, फिर चेन्नई, फिर तूतीकोरिन। डिफेंस, आगे चलिए, एशिया का सबसे बड़ा माल वाहक है, तो ये मुंबई सबसे बड़ा माल वाहक है। डिफेंस, आगे देखिए, वह पत्तन जिसे देश का पहला कॉरपोरेट पत्तन का दर्जा मिला था, तो ये था एन्नोर पत्तन, जो कि है चेन्नई में। डिफेंस, आगे चलिए, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है तीसरा। डिफेंस, आगे देखिए, टेलीफोन सेवा कंपनियों में विदेश प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो ये 74%। डिफेंस, 74% हिस्सेदारी है किसकी? तो ये निवेश विदेशी प्रत्यक्ष की सीमा। डिफेंस, ऐसे समझ लीजिए, जो टेलीफोन कंपनी वगैरह है या फिर टेलीफोन सेवा कंपनियां हैं, डिफेंस, तो सरकार ने उनको 74% की भागीदारी या फिर निवेश करने की बाहरी, यानी कि व्यक्तियों को इनके बॉन्ड वगैरह खरीदने की या फिर इसमें साझेदारी करने का परसेंटेज दे रखा है। डिफेंस, आगे देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? डिफेंस, देश विदेश में डिफेंस, मैं यहाँ थोड़ा ये सही स्लाइड में आया नहीं है। डिफेंस, लेकिन मैं बोल के बता देता हूँ। देश विदेश में टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीपोर्ट। डिफेंस, यानी कि ये बताया जा रहा है, देश विदेश में टेलीफोन ट्रैफिक की बेहतरीन संचालन के लिए, यानी कि A1 क्वालिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पहला टेलीपोर्ट स्थापित किया गया था मैंगलोर में। डिफेंस, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सबसे ज़्यादा मोबाइल चलाने वालों की संख्या है चाइना में। डिफेंस, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, तो सबसे ज़्यादा लोग चाइना में ही मोबाइल चलाते हैं। डिफेंस, समझ गए हो गए। आगे देखिए, विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले सबसे सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है लग्जमबर्ग में। डिफेंस, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। डिफेंस, भारत में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक है। डिफेंस, क्या बोल रहा हूँ, विश्व में सबसे बड़ा सेल फोन का उत्पादक है, तो ये चीन करता है। डिफेंस, आगे देखिए, भारत में सभी 23 दूरसंचार सर्जिकलों में मोबाइल फ़ोन सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी कौन थी? ये थी भारतीय टेलीवेंचर। डिफेंस, आगे देखिए, भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन था? तो ये था बेंगलोर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफेंस, आगे देखिए, भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये केरल में। डिफेंस, आगे देखिए, विश्व में इंटरनेट उपभोक्ता। डिफेंस, इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा चाइना में। डिफेंस, आगे चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफेंस, तो वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। डिफेंस, आगे चलिए, इस समय भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम क्या है? तो भारतीय रेलवे है। डिफेंस, आगे चलिए, डिफेंस, उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में निम्नलिखित राजधानियों में से कौन सा भारतीय रेल से जुड़ा हुआ है? डिफेंस, तो ये राजधानियाँ हैं, तो इनमें बताना भारतीय रेल से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो ये आई थिंक ऑप्शन नंबर ए। डिफेंस, इम्फाल ही जुड़ा हुआ है। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है। डिफेंस, यानी कि अगरतला जुड़ा हुआ है। उत्तर पश्चिम या फिर जो ये 7 सिस्टर वगैरह
के जो राज्य हैं ये इनकी राजधानी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व के जो भारतीय राज्य हैं तो उनकी राजधानियों में सिर्फ अगरतला जुड़ा हुआ है भारतीय रेलवे के साथ फ्रेंड्स। तो समझ गए होंगे अगरतला किसकी राजधानी है, कोई बता सकता है फ्रेंड्स? कोहिमा मेघालय की आई थिंक, इम्फाल आइजोल वगैरह की है फ्रेंड्स। और अगरतला है किसकी, ये कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 नहीं गुजरता, तो ये केरल से नहीं गुजरता फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी है तो ये गंगा फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित है, तो पारादीप फ्रेंड्स, कई बार बता दिया है। आगे देखिए, कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है फ्रेंड्स, तो ये ओराव, पोरबंदर और ये केवराल फ्रेंड्स, लेकिन ये जामनगर है। तो ये बंदरगाह से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये है तेल उत्पादन क्षेत्र या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है जामनगर फ्रेंड्स, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है पटना में फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया दो फ्रेंड्स। इलाहाबाद से हल्दिया ये पहला है भारत का सबसे लंबा जलमार्ग फ्रेंड्स। अगर दूसरा पूछ ले तो धोबरी से सदिया फ्रेंड्स, ये दूसरा है। और ये UPPCS में दोनों के दोनों कई बार पूछे हैं फ्रेंड्स, तो याद रखना। आगे देखिए, वर्तमान मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए तो ये नावा शेवा बंदरगाह बनाया गया था फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है, तो ये है इलाहाबाद से हल्दिया, ये कई बार पूछ लेता है फ्रेंड्स, याद रखना। इस पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, कोरियर सेवा, यानी कि जो भारत में फ्रेंड्स स्पीड पोस्ट बोलते हैं ना, द्रुत स्पीड पोस्ट को हिंदी में बोलते हैं डाक सेवा या फिर द्रुत सेवा फ्रेंड्स। तो भारत में स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर सेवा कभी आरंभ हुई थी, तो 1986 में ये ग्रुप CD का पालतू क्वेश्चन था किसी ज़माने में फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्रोजेक्ट एरो फ्रेंड्स, तो प्रोजेक्ट एरो संबंध है डाकघरों से फ्रेंड्स। मैंने बताया ना, कुछ भी छूटेगा नहीं फ्रेंड्स। और ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक हमारा फ्रेंड्स, ये लास्ट ही है फ्रेंड्स, और ये कई बार एग्जाम में पूछा है। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल की पटरियों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये 1.676 मीटर फ्रेंड्स, यानी कि 1.676 मीटर फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो। लगभग इसमें हमने 97 क्वेश्चन देखे जो A1 क्वालिटी के और वर्ल्ड क्लास लेवल के 1 नंबर के हैं फ्रेंड्स, जो कि कई बार एग्जाम में आपको सीधे मिल जाते हैं फैक्ट के रूप में फ्रेंड्स। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर किसी को ट्रिक से डाटा देखना है तो ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके बहुत ही A1 क्वालिटी का डाटा अपलोड कर रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई UPPT या फिर UPPCS की तैयारी करना चाहता है तो आप हिस्ट्री की एकदम डिटेल में हमारी सीरीज चल रही है, तो आप जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स।